नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ के इस नए एपिसोड में एक बार फिर जनता से जुड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूँ आपकी अदालत में। मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ जनाब, बिल्कुल एक ऐसा मुद्दा जिससे हर आम और ख़ास इंसान जुड़ा है। कानून की कोई पेचीदगियाँ नहीं, सीधे आपसे जुड़े मुद्दे और कानून के डॉक्टर का यह यूट्यूब चैनल फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स। आप सवेरे उठते हैं, अचानक समाचार माध्यम से, अखबार से, सोशल मीडिया से आपको यह खबर लगती है कि आपके शहर में, आपके इलाके में धारा 144 लागू कर दी। आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जब देखिए अपने इर्द गिर्द धारा 144, हम कहीं अभिशप्त तो नहीं होते जा रहे धारा 144 में ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए। जी हाँ जनाब, जिस वक्त मैं यह वीडियो आपके पेश खिदमत कर रहा हूँ, हमारे पड़ोस के शहर जिसका नाम नोएडा है, वहाँ आने वाले अगस्त महीने तक धारा 144 लागू कर दी गई। यही हाल दिल्ली के कुछ इलाकों का है। सड़कों पर पुलिस की गश्त और सरगर्मियां बढ़ी हुई। खैर, यह धारा 144 कानून की नज़र में, कानून की आइन में क्या होता है, कौन इसको लागू कर सकता है, किन परिस्थितियों में इसको लागू किया जा सकता है और धारा 144 का उल्लंघन करने पर सामने वाले व्यक्ति को या उल्लंघनकर्ता को कितनी सज़ा मिल सकती है। धारा 144 का कहीं संविधान प्रदत्त इस कानूनी अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। आइए इन्हीं सब बातों को हम जानते हैं कानून के डॉक्टर के इस एपिसोड में। अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ताज़ा तरीन जानकारी के लिए बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। और जी हाँ जनाब, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। मैं बताऊंगा, मैं चर्चा करूंगा कि धारा 144 जो कि नोएडा में फ़िलहाल लागू है, उसके तहत किन किन कामों पर रोक लगाई गई है। जाते जाते वीडियो के अंत में मैं उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन फ़िलहाल धारा 144 सेक्शन 144 एंड द लॉ, कानून इस बारे में क्या कहता है, आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, धारा 144 सबसे पहले तो लागू किन परिस्थितियों में होती है और कौन इसको कर सकता है। धारा 144 के बारे में जो कानून कहता है वह यह है कि अगर प्रशासकों को, जिसका लेवल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लेवल एंड एबव है, या जिसको लॉ के द्वारा स्पेशली जिस अधिकारी को एम्पावर कर दिया गया है, वह धारा 144 लागू होने की घोषणा अपने इलाके में, अपने शहर में कर सकता है उन परिस्थितियों में जब उसे आशंका हो कि किन्हीं कारणों से शहर की शांति व्यवस्था, शहर की कानून व्यवस्था भंग हो सकती है। मसलन यह एक धार्मिक उत्सव का केस हो सकता है, या धरना, प्रदर्शन, जुलूस, पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन का केस हो सकता है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होता है, परीक्षा का भी समय हो सकता है, जहाँ भी अधिकारियों को या सक्षम प्राधिकारियों को या प्रशासकों को ऐसा लगता है कि कानून की स्थिति शहर में बिगड़ सकती है। जी हाँ जनाब, कानून की स्थिति शहर में बिगड़ सकती है। जहाँ भी ऐसा लगता है प्रशासकों को शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, कानून के शासन में बाधा आ सकती है, इस अंदेशे, एप्रीहेंशन, देखिए होना न होना और बात है। इफ़ द एडमिनिस्ट्रेटर
एप्रीहेंड्स, उसे ज़रा सा भी शक शुबा है, अंदेशा है, तो वह धारा 144 लागू करने की घोषणा कर सकता है। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, आप में से कई लोगों ने पूछा भी कि क्या यह धारा 144 शहर तक सीमित है, शहर की कानून व्यवस्था तक सीमित है? जी नहीं जनाब, इसमें प्रॉपर्टी भी शामिल है। अगर अधिकारियों को ऐसा यह अंदेशा है कि किसी प्रॉपर्टी के क्षति होने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की, उसको उस पर हानि पहुंचाने की, उस पर चोट करने की चेष्टा की भी अंदेशा है, वह दो पार्टियों के बीच हो सकती है, वह सार्वजनिक संपत्ति हो सकती है, तो उस स्थिति में भी धारा 144 रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करके उसके पर कार्रवाई की जा सकती है। सामने वाले को यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश दिया जा सकता है। तो यह तो हुई कि धारा 144 क्यों और किसके द्वारा लागू हो सकती है। अब जो दूसरा सवाल है कि धारा 144 की अवधि क्या हो सकती है, क्या यह अनवरत जारी रह सकता है? जी नहीं जनाब, कानून यह कहता है कि 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने के लिए धारा 144 शहर में लागू की जा सकती है और फिर इसको अगले 2 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है, यह पावर है कि वह चाहे तो इसको मैक्सिमम 6 महीने के लिए लागू कर सकती है, लेकिन इसके बियॉन्ड की बात कानून नहीं करता है। 6 महीने से ज़्यादा किसी भी हालत में धारा 144 लागू नहीं की जा सकती। यह दिगड़ बात है कि कुछ कानून में तोड़ मतोड़ करके इसके अवधि को अधिकारीगण बढ़ाते देखे गए हैं, 6 महीने से ज़्यादा भी। अब देखिए, अगर किसी शहर में धारा 144 लागू हो जाती है तो ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिन पर रोक लग जाती है। मैं इसके बारे में बताऊं, इसके पहले आपको यह बता दूं कि धारा 144 बिना किसी को सुने, मीन्स द राइट ऑफ नेचुरल जस्टिस दिए, बिना द राइट ऑफ बीइंग हर्ड दिए एक्स पार्टी भी पास की जा सकती है। तर्क वही है, रीज़न वही है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, अधिकारियों को शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा दिखता है, कानून और व्यवस्था खत्म होने का खतरा दिखता है। तो जनाब, जी हाँ जनाब, इन दिनों कुछ ज़्यादा ही चर्चे में है धारा 144। तो आइए पहले समझते हैं कि आखिर जब धारा 144 आपके शहर में लागू हो जाती है तो अमूमन किन किन गतिविधियों पर रोक होती है और उसका उल्लंघन करने पर आपको कितनी सज़ा का भागीदार बनना पड़ सकता है, और आखिर किन किन परिस्थितियों में हाल के दिनों में धारा 144 लागू की गई, उसके परिणाम क्या रहे। हम यह भी जानेंगे कि धारा 144 और कर्फ्यू में क्या कोई अंतर है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि अगर धारा 144 लागू हो गई तो किन किन गतिविधियों पर रोक लग जाती है। पहली बात, धारा 144 लागू होते ही 4 या 4 से ज़्यादा लोगों को एक जगह एकत्र होने पर रोक लग जाती है, और अगर ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति या समूह पाया गया तो उस पर दंडनात्मक कार्रवाई होती है, उपद्रव करने का आरोप लगता है और उसको द पर्सन कैन बी बुक्ड फॉर राइटिंग अंडर सेक्शन 144। जी हाँ जनाब, धारा 144 जब लागू हो जाती है तो शहर में इवन, जी हाँ, लाइसेंस शुदा हथियार लेकर चलने पर भी रोक लग जाती है। समूह के एकत्र होने की जो बात है वह सिर्फ धरना, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन तक सीमित नहीं है, वह धार्मिक उत्सवों पर भी लागू होता है और साथ ही साथ परीक्षार्थियों और उनके पेरेंट्स पे भी लागू हो जाता है कि उस वक्त अगर शहर में धारा 144 लागू है तो वह परीक्षा
या परीक्षार्थी एक जगह समूह बनाकर एकत्र नहीं हो सकते। और भी बातें हैं इसमें, उस पर मैं आपको चर्चा करूंगा, लेकिन फ़िलहाल मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं। यूं तो धारा 144 अगर लागू हो जाए तो सभी विश्वविद्यालय और विद्यालय भी उस शहर के बंद कर दिए जाते हैं या बंद कर दिए जाने चाहिए, और शहर में मूवमेंट पे भी रोक लग जाता है। लेकिन उसके कुछ अपवाद होते हैं, इसलिए उस बात पर टिप्पणी जिस शहर में धारा 144 लागू की गई है उस आदेश को देखकर ही किया जा सकता है। मैं समीक्षा करूंगा नोएडा के आए हुए ताज़ा आदेश की। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इस धारा में अगर आप सरकारी अधिकारियों के कार्यों में हस्तक्षेप करते पाए गए, जो भीड़ को हटाने का काम, नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं, तब भी आप धारा 144 के दोषी माने जाएंगे। और इसमें लाठी, डंडा, बल्लम, तलवार, चाकू, छुरी, इस तरह के भी हथियार, मैंने कहा लाइसेंस शुदा हथियार को भी लेकर चलने पर रोक लग जाती है। हाँ, आप जानना चाहेंगे कि अगर आपकी सुरक्षा के लिए आपको सरकारी गनर मिला हुआ है तो उसका क्या होगा, तो बने रहिए इस एपिसोड में। मैं बताऊंगा कि धारा 144 लगने के बाद सरकारी गनर की स्थिति क्या होती है, सरकारी सुरक्षा की स्थिति क्या होती है। इसमें छूट सिर्फ और सिर्फ उन सरकारी अधिकारियों को होती है जो कि कानून और व्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं या जो कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को देख रहे होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, ड्यूरिंग 144 यूज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेपन्स इज़ बैंड, और अगर आप इसका उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा का इस धारा के उल्लंघन के तहत सज़ा का प्रावधान है। और एक और महत्वपूर्ण बात और बड़ी अक्सर हो जाने वाली बात, यही वो धारा है, जी हाँ जनाब, यही वह धारा है जो सरकारी अधिकारियों को, कानून और व्यवस्था संभाल रहे अधिकारियों को यह पावर देती है कि वह सोशल मीडिया ब्लॉकेट भी कर लें, मीन्स इंटरनेट कनेक्शन स्नैप्ड। इसी पावर के तहत शहर में तमाम इंटरनेट कनेक्शन पर रोक लगा दी जाती है, उसको काट दिया जाता है जब तक कि शहर में धारा 144 लागू होती है। कुल मिलाकर हर वह कार्रवाई करने का अधिकार धारा 144 शहर में अधिकारियों को देता है जिससे शहर की शांति व्यवस्था को खतरा है। तो धारा 144 और सोशल मीडिया पे के मेरे मित्र या वीडियो देखने वाले मेरे मित्र, ध्यान रखिए कि अगर 144 आपके शहर में लगी है तो इंटरनेट कनेक्शन भी गायब हो सकता है। तो जी, यह तो हो गई मोटे तौर पर धारा 144 कौन लागू कर सकता है, कब लागू कर सकता है, उल्लंघन करने वाले पर क्या जुर्म कायम होता है, क्या सज़ा का प्रावधान है। इन दिनों धारा 144 काफ़ी न्यूज़ में है। आपने देखा होगा कि मुंबई में कोविड के दरमियान सबसे पहले इसी धारा 144 को लगाकर वहाँ के जनता के मूवमेंट को रोका गया और कोविड के प्रसार को रोका गया। तो धारा 144 सिर्फ शांति व्यवस्था के वक्त नहीं, ऐसे मेडिकल इमरजेंसी के वक्त भी एक सशक्त हथियार बनकर अधिकारियों के हाथ आता है। आपने देखा कि यही धारा 144 बम्बई की तर्ज पर दिल्ली में भी लागू किया गया और कोविड के दरमियान लोगों के मूवमेंट को रोका गया। दुकानों, संस्थानों, मंदिरों, मस्जिदों आदि धार्मिक जगह पर भी रोक कायम की गई और उन्हें बंद रहने का आदेश दिया गया। जी हाँ जनाब, टेरर, यह तो हुई मेडिकल इमरजेंसी। टेरर की अवस्था में, आतंकवाद की अवस्था में, उग्रवाद की अवस्था में भी धारा 144 का प्रयोग अक्सर किया जाता है, जैसा कि आपने जम्मू कश्मीर या घाटी से आ रहे न्यूज़ में अक्सर देखा होगा। और घाटी में जब धारा 144 या जम्मू कश्मीर में जब धारा 144 लगाई जाती है तो वहाँ पे अक्सर इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया जाता है,
इंटरनेट कनेक्शन को ख़त्म कर दिया जाता है कि कहीं ना कहीं यह देखा गया है कि सोशल मीडिया इस तरह के समय में एक नेगेटिव भूमिका निभाते हैं। उपद्रवी तत्व अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, अतः अधिकारी इंटरनेट कनेक्शन पर बैन लगा देते हैं। आपने यह भी देखा कि गोवा में, स्पेशली नॉर्थ गोवा में कोविड के दरमियान ही जब उग्रवादी संगठनों के हमले का अंदेशा हुआ तो वहाँ धारा 144 लागू कर दी गई। जी हाँ जनाब, सेक्शन 144 फ़िलहाल नोएडा में 2 महीने के लिए लागू है, जहाँ पे हर तरह के धार्मिक उत्सव में भीड़ लगाने की मनाही है, चाहे वह ईद उल अज़हा बकरीद का त्यौहार हो, चाहे वह जगन्नाथ रथ यात्रा हो या शिव जी के श्रावण मास की शुरुआत हो। 31 अगस्त 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक नोएडा में आपके लिए धारा 144 लागू है, अतः संभल कर चलें। सरकारी गनर भी अगर आपको मिले हुए हैं तो आप उनको लेकर किसी सरकारी कार्यालय में या किसी सार्वजनिक स्थान पर एंट्री नहीं ले पाएंगे। आपको सरकारी गनर बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। लाइसेंस शुदा हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी है। और जी हाँ जनाब, लाठी, डंडा, बल्लम, चाकू, छुरी आदि जैसे हथियार लेकर भी चलने पर पाबंदी है। हाँ, इसमें अशक्त व्यक्तियों, अंधे व्यक्तियों को लाठी लेकर चलने की छूट है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही कानून की एनालिसिस करते हुए। मैं हूं आपका कानून का डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।